नमस्कार दोस्तों, आज अपन व्यंजन का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। व्यंजन पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में अपन ने पढ़ा था व्यंजनों का सामान्य परिचय, जिसमें अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, और एक संयुक्त व्यंजन अलग से पढ़ा था। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे व्यंजनों का प्रकार। सामान्यतः व्यंजनों का जो प्रकार है, इनका जो विभाजन है वो अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन, और दूसरा होता है प्रयतन विधि के आधार पर। प्रयतन विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, इधर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये तो हम 2 भागों में इनको बांटेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या अर्थ होता है? जैसे कि हम कोई भी व्यंजन है ना, वर्ण हैं, उनका उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु जो अपने फेफड़ों से उठ करके और स्वरतंत्री से होते हुए मुख के द्वार से बाहर निकलती है प्राणवायु, है ना, तो कहीं न कहीं क्या होता है, रुकावट होता है। अपने स्वरतंत्रियाँ होती हैं, तो मूल रूप से स्वरतंत्रियाँ क्या मानी गई हैं? 8 मानी गई हैं। तो इसके वैसे कुछ विद्वान इसके 8 भाग बांटते हैं। 8 भागों के अलावा अन्य भाग भी होते हैं। करीबन 9 और 10 11-12 भाग के भागों में हम है यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को बांटेंगे, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसमें वही है, जैसे कंठे व्यंजन, तालु, मूर्धा, ओष्ठे, दंते, नासिके, है ना, और कंठोष्ठे, कंठतालु, उपधमनमान्या नामो, ये कुल मिलाकर के अपन यहाँ पढ़ेंगे। और इधर आएंगे ना, प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, तो यहाँ भी कंपन के आधार पर, है ना, प्राणवायु के आधार पर और उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के यहाँ भी उच्चारण आता है, इधर भी आता है। वो अलग उच्चारण रहेगा, उसमें अपन अलग अलग वर्ण, थोड़ा अलग हिसाब का वर्गीकरण है वो, और यहाँ उच्चारण वाला वो अलग है। ठीक है, तो आज अपन अपना एक टॉपिक पूरा करते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। थोड़ा मिटा देता हूं इसको, डायग्राम अलग से बनाएंगे अपन। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ये आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। 1 नंबर देखिए, उच्चारण स्थान होता है कंठ। यहाँ कंठ, तो हम उच्चारण स्थान पूछें तो हम कहेंगे इसको कंठ, है ना। उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले जो व्यंजन हैं वो कहलाएंगे कंठे वर्ण। इनको हम क्या कहेंगे? कंठे वर्ण। अब ये होते कौन कौन से हैं? कंठ उच्चारण स्थान हो गया, है ना।
कंठ स्थान पूछे तो कंठ है, और इनसे बोले जाने वाले वर्ण है वो क्या कहेंगे, कंठे वर्ण कहलाएंगे। अब इसमें से कौन कौन से कंठे वर्ण ये पूछेंगे। यहाँ से एक प्रश्न फाइनली आता है, यही पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कंठे वर्ण है, कंठे वर्ण है, कौन सा तालु वर्ण है, कौन सा मूर्धा वर्ण है, कौन सा दंते वर्ण है, कौन सा ओष्ठ्य वर्ण है, ऐसा ही पूछते हैं प्रश्न, है ना। तो अपन प्रत्येक एक का स्थान ज्ञात करते हुए इन वर्णों के वर्गीकरण को अपन याद कर लेंगे। तो कंठे, कंठ से बोले जाने वाले या कंठे मतलब जैसे ही फेफड़ों से प्राणवायु निकलेगी वो स्वरतंत्रियों से होकर जैसे बाहर निकलेगी ना, तो उसको अवरुद्ध करने का काम कौन करेगा, कंठ करेगा। यानी कंठ से वो घर्षण करते हुए, कंठ है उनको रोकेगा, बीच में घर्षण करते हुए निकलेगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, कंठे, है ना। जैसे कि तालु, 2 नंबर का तालु आएगा, है ना। 2 नंबर में कौन सा चला जाएगा, तालु आएगा, स्थान रहेगा तालु, और तालु से जो बोले जाएंगे व्यंजन वो हो जाएगा तालव्य वर्ण, तालव्य वर्ण। तो तालु कहाँ होता है, अपने ऊपर वाला जो भाग होता है कोमल तालु से थोड़ा आगे, उसको तालु बोलते हैं। जैसे ही स्वरतंत्री आएगी अंदर से प्राणवायु होगी तो वो तालु है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, अवरोध करने का काम करेगा, ठीक है। या अपने जीभ की जो मूर्धा भाग है ना, मूर्धा जीभ का जो भाग है वो ऊपर कोमल तालु या तालु से क्या होगा, तालु के पास में जा करके हवा को रोकने का काम करेगा, है ना। जैसे यूं ये अपना मुख द्वार है ना, यहाँ से आएगा तो ये मूर्धा भाग होता है, तो अपनी जीभ है ना, यहाँ से ये अपना जो सामान्यतः मानते हैं तो ये जीभ है, ये अपनी जीभ है ना, ये मान लीजिए जीभ है, ये अपना ये यहाँ से जैसे ही प्राणवायु निकलेगी अपने कंठ से तो जीभ थोड़ी ऊपर हो जाएगी और यहाँ इस वायु को क्या कर लेंगे, रोकने का प्रयास करेगी वो इस जगह से, इसलिए इसको क्या कहेंगे, तालव्य व्यंजन कहेंगे। तो ये स्थानों वे स्थान है जहाँ से अवरोध पैदा होता है, तो उस जहाँ से अवरोध पैदा होगा उसी स्थान को इसका नाम दे दिया जाएगा। तो अपने को ये याद करने हैं कंठे व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एकु है विसर्जनयानाम कंठा, एकु है, कु है जय यानाम विसर्जन जन्यानाम कंठा, ये एकु है विसर्जनिया जन्यानाम कंठा, है ना। अब इसको समझते हैं अपन, ये बार बार काम में लेना अपने को। एकु है विसर्जनियानाम कंठा, इचु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसानाम तालु, ऋतु रसानाम दंता, ऐसे करके याद करना अपने को। तो ए का मतलब तो यहाँ अपन किससे लेंगे, अब इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं, अपने को जगह और चाहिए कि एकु है विसर्जनियानाम दंता कंठा। ए का अर्थ है नहीं ए वर्ग में है वो, ए और आ ये दोनों आ गए, ठीक है। कु का मतलब होता है क वर्ग, पूरा क वर्ग। क वर्ग का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा क वर्ग, है ना। क वर्ग का मतलब सारे, क ख ग घ और अंग, ये हो जाएंगे। और विसर्ग, सॉरी, एक तो ये है रह गया, है और विसर्ग, ये इतने जो वर्ण हैं इनको हम क्या कहेंगे, कंठे कहेंगे। अब अपने को याद कर लेना है भाई, प्रश्न आ जाए निम्न में से कौन सा कंठे व्यंजन है, निम्न में से कौन सा कंठे व्यंजन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, एकु है विसर्जनयानाम कंठा। एकु है, बोलो मेरे साथ साथ, एकु है विसर्जनयानाम कंठा, है। अब गुरुजी आप तो बहुत दूर बैठे हो, हमें क्यों बुलवा रहे हो, आप सुन थोड़े रहे हो। सुन नहीं रहा हूँ भाई, लेकिन बोलोगे तो याद होगा। एकु है विसर्जनयानाम कंठा, देखो मेरे याद हो गया, मैं याद कर रहा हूँ, देखो एकु है विसर्जनयानाम कंठा,
देखो याद होगा, बोलो बिना देखे, एकु है विसर्जनीयानाम कंठा। देखो आप भी याद कर सकते हो ऐसे, है ना। तो अब इससे निकालेंगे कैसे कैसे। एकु है, ए का मतलब ए और आ, कु का मतलब क वर्ग के सारे व्यंजन, क ख ग घ अंग ये, और है और विसर्ग, ये सारे हैं कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। हो गया याद है, हो गया गुरुजी। चलो तो 2 नंबर में आ जाओ। अब आ जाओ नंबर 2। कंठ के बाद में क्या आएगा, तालु, स्थान आएगा तालु, और यहां से बोले जाने वाले व्यंजनों क्या बोला जाएगा, तालव्य, तालव्य वर्ण। कौन कौन से होते हैं, इचु एसानाम तालु, इचु येसानाम तालु। हो जाओ टावर, याद है, हो जाओ, बोलो इचु येसानाम तालु, इचु येसानाम तालु। ई का मतलब क्या होगा, वही ई निकाल दो यहाँ से, जैसे यहाँ से निकाला था वैसे ही यहाँ निकाल दो, ई। चू का मतलब है च वर्ग। अब मैं सारे नहीं लिखूं तो काम चला लोगे, या लिखूं, लिख देता हूं, च वर्ग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ और ये। और देखो एक ये और ये स, है ना, ये और स, ये और स, ये हो गए हैं तालव्य व्यंजन। यहाँ से नॉर्मली ये तो सबको पता है, च वर्ग है वो क्या है, तालु है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेते हैं वो कि ये कौन से हैं और ये कौन से हैं, है ना। बच्चा क्या करके जाता है, वर्णों को, इनको व्यंजनों को याद करके जाता है। व्यंजन के साथ साथ स्वरों का भी यहाँ वर्गीकरण किया जा रहा है। कल अपन ने स्वरों में ये स्थान इस प्रकार का वर्गीकरण लिया नहीं था, क्योंकि ये यहाँ आ रहा है, इसलिए अपन नहीं लेंगे। तो कई बार यूँ पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा वर्ण है वो तालु है ना। तो बच्चा क्या करके जाएगा, च वर्ग को याद करके जाएगा कि च वर्ग है वो क्या है, तालु है, च वर्ग है वो तालु है। तो ए ऑप्शन में दे देगा च, बी में दे देगा झ, सी में दे देगा ई, और डी में दे देगा सभी, यूं करके दे देगा। पूछेगा कि इसमें से कौन सा तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण है। तो बच्चा क्या नॉर्मली ये याद करके जाएगा कि च वर्ग है वो क्या है, तालु है। तो देखा हाँ यार च भी है, चलिए ये भी है, झ है, ये भी है यार, ई नहीं है, ई तो स्वरों में चला गया है। तो ध्यान होना चाहिए, ई है वो कहाँ आ रहा है, तालु में आ रहा है। ईचु ऐसा नाम तालु, तो ई भी आ गया, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। कई बार ये और सह दे देते हैं कौन सा है, तो वही कर देगा कंडीशन, यहाँ च दे देगा, यहाँ ये दे देगा, यहाँ सह दे देगा, और यहाँ वही ऑप्शन क्या रख देगा, सभी, डी, सी, बी और ए। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है, तो तालु वर्ण वही बात आ जाएगी आपके कि यार च वर्ग है वो तालु है। तो च वर्ग में तो ये रहा च, ये तो है ही नहीं, च में ये स में ये तो कर ही नहीं सकते, फिर ये दो तो अलग चलेंगे। आपको ध्यान रखना है कि च वर्ग के साथ साथ ये और स भी क्या है, तालु हैं। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी है, ये भी है, तो आंसर वही जाएगा सभी। इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न पूछेगा आपसे वो, है ना, कि निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है। तो तालव्य वर्ण में आपको केवल च वर्ग को ही याद नहीं रखना है, च वर्ग के साथ साथ में ई को भी रखना है, और ये और स को भी रखना है। तो आगे आने वाले सब के अंदर आपको ऐसे ही याद रखने और ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, कई बार मिस्टेक क्या करते हैं आप, प्रश्न पूछने का तरीका जैसे ये किया, निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है ना। प्रश्न पढ़ेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन आया आपका, ये प्रश्न आएगा कि निम्न में से कौन सा वर्ण
तालव्य वर्ण नहीं है। ए च, बी ये, सी से, डी है। ये देखो प्रश्न पूछा इसने कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य, बस महाराज यही जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। हाँ 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 तालु पूछा है, तालु 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 चय तालु, है ना। फिर थोड़ा कौन सा तालव्य वर्ण है ना, आगे जाएगा ही नहीं। आगे जाएगा तो सोचेगा वो कि यार चय भी है, ये भी तालु है, ये फिर वो क्या करेगा, प्रश्न के पास दोबारा जाएगा, फिर पढ़ेगा कि यार ये तीनों तालव्य हैं, तो मैं उत्तर कौन सा करूं। उत्तर फिर जाएगा प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण, अरे यार ये पूछा है, नहीं है पूछा है, इसलिए ये आंसर करके आएगा। और यदि आप आगे गए ही नहीं और डेढ़ होशियार बन गए कि निम्न में से कौन सा तालु, अरे यार तालु, ये आगे जाओ मत और गोला एक काला करके आ जाना। बाहर आके चर्चा करोगे दोस्तों से कि उसका क्या उत्तर है, बोलो चय था ना, सरल था वो तो चय था। चय कैसे, प्रश्न पूछा आपने, प्रश्न पढ़ा ध्यान से, उसमें भाई साहब ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है। अरे यार ये पूछा था, और यार मैं हजार हड़बड़ी में पढ़ा नहीं, मैंने सोचा तालव्य पूछा है और चेक करके आ गया। इसलिए दोस्तों एक निवेदन मेरा ये है कि आप जब भी कोई प्रश्न पढ़ो तो करो तो ऑप्शन के पास में जाने से पहले प्रश्न को लास्ट अंतिम टाइम तक पढ़ना। 2 बार पढ़ो प्रश्न को, उत्तर बाद में दो, है ना। तो और इसमें एक विशेष ध्यान रखना, जहाँ नहीं है उसको अंडरलाइन कर दो ताकि वो हाईलाइट रह जाए। कई बार यहाँ नहीं पढ़ के जाते हैं फिर भी दिमाग में वो गुस्सा होता है कि चय करके आएंगे फिर भी। तो ऐसे प्रश्नों को क्या है, आपको बिल्कुल ध्यान से और अंतिम क्षण तक पढ़ना है। अब इसका आंसर क्या जाएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य वर्ण नहीं है, मतलब नहीं है, तालव्य होना नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, है इसका आंसर क्या आएंगे, क्योंकि है कहाँ जाएगा, कंठ में जाएगा। एकु है विसर्जन याना कंठा, तो ये कंठ में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लास्ट में मैं आपके टेस्ट पेपर भी लूंगा, उसमें सारे प्रकार डाल दूंगा। नॉर्मली ऐसे ही प्रश्न आपको वो पूछते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका तालु। 2 गुण पानी पी लो टाबरो, कंठ सूख रहे हैं, पी लूं। जान आ गई है। देखो नंबर 3, पानी पिया करो, पानी बहुत फायदा करा है, दिमाग चलावा है पानी। हाँ, नंबर 3 कंठ हो गए, तालु हो गए, अपना कंठ हो गया, तालु हो गया। 3 नंबर में कहाँ जाएंगे, मूर्धा। स्थान करेंगे अपन मूर्धा। यहां से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहेंगे अपन, मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, और मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये देखो ऋतु रसाणाम मूर्धा मतलब री आएगा, एक तो टू ट वर्ग, ट टमाटर वाला, है ना, ट वर्ग, पूरा ट वर्ग। ट वर्ग में आपको पता ही है ट, ठ, ड, ढ और अण, फिर रे और स। ये देखिए मित्रों, इधर से है ना तालु से शुरू हो गए से, तालु से ये हो गया है, फिर यहाँ देखो ये आ गया, ये आ गया, ये लाइन ऐसे चल रही है ये, ठीक है, एक 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 बढ़ता जा रहा आगे, है ना।
इधर ए आ ई वो खा गए अपन, वो ओष्ठों में जाएंगे, और री, है ना, इधर ये क्या चल रही है, इधर ये चल रही है, इधर स्वर चल रहे हैं, बीच में व्यंजन आ रहे हैं, और इधर व्यंजन के जो यर लव है की लाइन है वो यहाँ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपने मूर्धा। 4 नंबर में किसको ले, दंते। 4 नंबर में दंते ले लो, स्थान रहेगा दंत, बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहेंगे, क्या कहलाएंगे, दंते, दंते वर्ण। और दंते वर्ण में कौन से आते हैं, लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, ये हो जाएगा दंते। इनके नाम देखो, ये यहाँ तो कंठ में अवरुद्ध हुआ था, है ना, जीभ का पिछला भाग जो काम किया था। यहाँ तालु जीभ है वो कहाँ है, तालु के पास में जाके टच करती है तो हवा अवरुद्ध होती है। यहाँ मूर्धा जो दांतों के ऊपर दांत है ना, अपने अंदर से जीभ को दांतों से ठीक मसूड़ों से ऊपर यूँ रगड़ो, यूँ यूँ दिखेंगे आपको, है ना, दाढ़ी से ऐसे ऐसे करके यूँ यूँ करके यूँ, है ना, उस स्थान को क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, है ना। तो या कुछ विद्वान ये जीभ है, ये इसका जो आगे का भाग इसको क्या है, मूर्धा भाग बोलते हैं। मूर्धा भाग है वहां जाके टच होता है और हवा को अवरुद्ध करता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मूर्धन्य। और अब आ गया दंते। इन वर्णों का हम उच्चारण करेंगे तो हमारी जो जीभ है वो कहाँ, दांतों के टच करती है, दांतों के टच करके हवा का क्या कर लेती है, अवरुद्ध कर लेती है। किन किन को, लरी, ये अपने हिंदी में नहीं है इसलिए हम इसको याद नहीं रखेंगे, संस्कृत वाले इसको याद रखेंगे। लरी। अपने तो आ जाइए तय वर्ग, यहाँ तय वर्ग, तय वर्ग में क्या जाएगा, तय, थ, द, ध और न। फिर देखो ल और स, एलो, है ना। लृतु लसानाम दंता, लृतु लसानाम दंता, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 से 5 बार मैंने इसको देख चुका हूँ, आरपीएस ने इसको टच कर लिया है। यही पूछती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है लगभग। ये गारंटी नहीं इस बार पूछा जाए, लेकिन ये ज़्यादा हाईलाइट रहता है, उनकी आंखों में ही रहता है। ये पूछा यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा हाईलाइट करना है। निम्न में से कौन सा दंते वर्ण है, तो दंते वर्ण में बच्चा तय, थ, द, धन को याद रख लेता है और ल और स को भूल जाता है। ये रिपीटर पर्सन है, सरकारी पर्सन है, याद रख लेना इसको। अब देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से तो वो चल रही है अपनी, ये लरी, लरी बना दिया है री को, ये अपने आएगा नहीं, हटा दो इसको। बीच में व्यंजन चल रहे हैं, तय वर्ग आ गया, दंते में आएगा तय वर्ग, है ना। नॉर्मली ध्यान रखना है कि दंते में कौन सा है, तय वर्ग है दंते में, है ना। अब इधर से देखिए, ये रे और ले, से और से, तीनों से पूरे हो गए। अब यहाँ आकर के आपके ये लव की लाइन पूरी हो जाती है। इसका जो है बचा है वो तो यहाँ आ गया है ना, से और है कंठी में, ये रे और ले, इसका वह बच गया है, वो इसके नेक्स्ट आगे वाले भाग में आएगा। वह वकारस्य इसी में है, आगे आएगा, वह वकारस्य होता है, वह दांत और होठों से बोला जाता है। अब बहुत काम की चीज आ रही है टावरों, बहुत ही काम की चीज आ रही है। क्रम संख्या 5 दिख रहे हो तो है ना, हाँ, क्रम संख्या 5 में क्या रहेगा, देखिए कंठ आ गया, तालु आ गया, मूर्धा आ गया, दंत आ गया, काम की चीज बच गई है, कौन से, होठ है ना, ये बड़े काम के हैं एक, है ना। और इसमें भी नीचे वाला होठ बड़ा काम का होता है टावरों के, काम आवर है गुरुजी के बताओ तो ये है, कोई खन्नी खाने का दवा याद आ, बोल गुरुजी तम्बाकू बना के दवा, उनका काम आवा है। और कोई कामदेव को बहलो होगा तो कोई दूसरे विचार आओगे कि गुरुजी के बताऊं, आप सबके सामने बता दें कि काम आवा है, लेकिन मैं बताऊं बड़ी काम की चीज़ है नीचे वाली होठ, है ना। छोरियाँ सोचेंगी गुरुजी काम तो के थोड़ी लिपस्टिक ज़्यादा लग गया हो रहा है, ऊपर लगे कम लगा, नीचे लगे ज़्यादा लग गए, है ना। मैं बताऊँ तो ने यो होठ है ने,
ऊपरला सारा वर्ण है ये बिना होठ के बोले जाए हैं। यो जो 5 वन है पै आड़ी लाइन है एन ए के बिना को नहीं बोल पावा। बोल के देखो, पकड़ो टावरो होठ, देखो यो पकड़ लियो, टच नहीं होना चाहिए दोनों, ऐ तो करी दोगा थे। देखो कै खे ग ग अंग, च छ ज झ ये, टे ठे ड ढ न, ते थे द ध न। बोलो हाँ, जब तक ऊपर वाला होठ नीचे नहीं मिलेगा आपसे पै वर्ग नहीं बोला जाएगा। यह काम की चीज है कि पै वर्ग है वो इसके बिना बोला नहीं जाता है। पै फै दोनों ऊपर और नीचे, इसको अधरोष्ट बोलते हैं। ये अधरोष्ट होता है ना, संधि में काम में आएगा, अधरोष्ट फिर काम में आएगा, इसलिए कर रहा हूं बार बार काम में आएगा। अधरोष्ट नीचे वाला होठ, इसको कौन सा बोलते हैं? अधरोष्ट। और ये संधि भी अपवाद में जाती है। तो ये दोनों होठ जब तक मिलते नहीं है बोला नहीं जाता है। ये कौन से हो गए? ओष्ठ्य व्यंजन माना जाएगा। अब इसमें जाएगा ऊप पूप ध मानिया, नामो, ओष्ठे, ये है ना। इसके स्थान को सॉरी वो रह गया है, अपन देख लेते हैं। इसका स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। और इससे बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे? ओष्ठे वर्ण कहलाएंगे, है ना, ओष्ठे वर्ण कहलाएंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? उपूप धमानिया नामोष्ठे। ये तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? देखो ऊ ये आ गया अभी, है ना, ऊ दो तो ये ऊ देखो अपनी ए आ ई री, और ये ऊ यहाँ आ गया है ना, ऊ। और पू का तो पता है आपको, पै वर्ग पूरा, पै वर्ग, पू का मतलब पै वर्ग। पै वर्ग कहें तो पै फै बै भै मैं, ये है। और एक आती है इसमें उपधमानियाँ आती हैं, है ना, उपधमानियाँ आती हैं इसके अंदर। तो उपधमानियाँ वर्ण है ना, पै और फै हैं। तो उपधमानियाँ उपधमानियाँ, इसमें पै है, इसको लिखते हैं। तो अपना ये रह गया फै, ये दो हैं उपधमानिया वर्ण हैं, पै और फै, है ना। कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न से कौन सा उपधमानिया वर्ण है, तो पै और फै वो क्या बोलेंगे? उपधमानिया। इसके ये उच्चारण ये आएंगे, इसके प्रतीक चिन्ह से, है ना, ऐसे ये आएंगे ये, है ना। बाकी कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से प्रश्न उठ जाता है पै वर्ग, पै फै फै फै, ये अपना हो गया उपधमानिया नामो ओष्ठ। यानी ओठ से कौन से ओष्ठ्य व्यंजन कौन से हैं, इनका ध्यान रखना आप। तो ऊ और ऊ, है ना, ऊ और पै वर्ग है, ये क्या है? ओष्ठ्य व्यंजन है। और उपधमानिया वर्ण है ये, जैसे इससे फोंटिक उच्चारण आएंगे ये, है ना। अब अपना 6 नंबर का आ गया है नासिक के व्यंजन, है ना। तो इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इसका। हालांकि इसको एक बार फिर डायग्राम से भी समझाऊंगा मैं इसको नेक्स्ट लास्ट में। ले लिया होगा, चलिए मिटा देता हूं इसको मैं। 5 नंबर तक अपने हो गए हैं। कंठे हो गए, तालु हो गए, मूर्धा हो गया, दंते हो गया और ओष्ठ्य हो गए हैं। 5 प्रकार जो मूल थे वो आ चुके हैं अपने, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट 6 नंबर पढ़ेंगे नासिक के व्यंजन। यहां से भी एक प्रश्न आता है, नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण में क्या होते हैं? देखो, वर्णों के जो
पांचवें वर्ण होते हैं ना, पंचम वर्ण होता है, वो क्या होता है, नासिक के कहलाता है। जैसे अंग, इये, अण, न और मै। अंग, इये, अण, न, मै, ये क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन माने जाते हैं। गुरुजी थोड़ी देर पहले तो कंठ है, और उनमें भी आया है ये। हाँ आया भाई, मना कद करूँ। हाँ अरे भाई आपा टाबर रहा थे, भी टाबर रहो, शुरू आपा के माँ बाप कन रहा है ना, बाद में बड़ो परिवार हो जा है ना, 5-6 बेटा बेटी हो, एक बाप का तो वह अलग अलग हो जा, तो वह को नहीं हो, बाद में नहीं पूछे अरे भाई तेला घर कौन सा ही, आपा अलग नहीं हुआ तो के कहाँ, यो मेरो घर है, बाप वाला घर का नहीं हाथ कर दिया ने, जोर को नहीं होने, यो मेरो घर है, बाप वालों घर के मेरो घर है, और जय अलग हो जाओ आपा तो क्या बतावा, ये तो पापा का ही, ये मेरा ही, तो मूल घर कौन सा हो गयो, है ना ये। तो इनके ये जो व्यंजन है, नासिक के व्यंजन हैं, इनके दो उच्चारण स्थान है, नासिका भी हो गया और एक इनके मूल उच्चारण स्थान भी होते हैं। तो समस्या यहाँ ये आएगी आपके कि गुरुजी करके कौन सा आवा, नासिक के करके आवा कि फिर मूल करके आवा। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों में से एक को चुनना है, तो अपन भाई पहले देखो, अपना एक संयुक्त परिवार था, तो अपना एक खुद का घर था जिसमें अपन दादा दादी, पापा मामा, चाचा चाची सब रहते थे, वो अपना एक घर था, है ना, अपन उसको अपना घर कहते थे। लेकिन जैसे अपन अलग हो गए तो अपन अब अपना मूल घर कौन सा बताएंगे अपन कि ये मेरा घर है ना। तो इनके दो उच्चारण स्थान है, आपने इसको पहले भी पढ़ा था और यहाँ ही पढ़ा है। दोनों में से यदि चुनने की आवश्यकता पड़े तो आप इसके मूल स्थान को, यहाँ जो इसको अलग कर दिया गया है, नासिक के है, यही इसको चुनेंगे, नासिका व्यंजन। आप उसको यूँ नहीं बोलेंगे भी कंठे हैं, तालु हैं, मुर्दा हैं, बस यहाँ थोड़ा सा डाउट बच्चों के होता है। क्या करेंगे अपन, यदि नासिका ये वर्ण दे दिया गया, मान लो एक प्रश्न देके समझाता हूँ मैं आपको कि अंग का ही पूछ लिया है ना, प्रश्न आपका ये रहा कि अंग है का उच्चारण स्थान होगा एल, ये प्रश्न दे दिया। अब नंबर 1, कंठे, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंते। यहां तो अपन करेंगे, क्या करेंगे, अंग का कंठे करके आएंगे, क्योंकि अकु है विसर्जनयाना कंठा, अकु है विसर्जनयाना कंठा था, तो अपन यहां तो क्या कर देंगे, कंठ का है अंग, अंग कहाँ जाता है, कंठ है, क वर्ग में आता है, तो हम क्या करके आएंगे, ए ऑप्शन इसका कर देंगे कि सर कंठे है। लेकिन कंडीशन ये आ जाए कि मान लो यही प्रश्न रहता और कंडीशन ये होती, एक तो कंठी भी दे देता ये और एक नासिका भी दे देता ये, नासिक के मूर्धा और औष्ठे ये दे देता। अब क्या करेंगे बोलो, अब तो ये कंठे में भी है, कौन मना करेगा, कंठे में नहीं है और नासिका में भी है। लेकिन अब बताओ अंग का मूल घर कौन सा है, पापा के घर में रहता है क्या ये तो पापा का घर था, अपन माने कंठे तो उसका संयुक्त परिवार था, इसने अपना अलग घर बना लिया नासिक के। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब किसी ऐसे वर्ण जो दो जगह जिनके उच्चारण स्थान हैं, दो स्थानों से बोले जाते हैं, तो दोनों ही दे दिए जाते हैं, तो अपन 2 गोड़ा तो काड़ा करके आवा को ना, गोड़ो काड़ो एक करना है भाया, तो एक चुनना है, तो उसके क्या करेंगे, उसका जो मूल स्थान है ना, उसका अलग से जो एक अलग नाम दे दिया गया है उसको अपन उसको करेंगे। इनको कौन सा है, नासिक के वर्ग अलग दे दिया, इसका नासिक का वर्ग दे दिया, ये चुनेंगे, न कि कंठे। ठीक है, जो पंचम वर्ण हैं उनके 2 स्थान हैं, एक तो नासिका भी है और एक इनके खुद के वर्गों के अनुसार भी आती हैं,
है ना, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, यहाँ रहे ओष्ठे हैं, दोनों दे दिए जाते हैं तो हम इसको फर्स्ट प्राथमिकता किसको देंगे, इसको देंगे, और सेकंड प्राथमिकता इसको देंगे। यदि यहाँ यूँ आ जाता है सी में कि ए एंड बी दोनों, तो हम ये करके आ सकते हैं, लेकिन ये तो दिया ही नहीं, इसलिए दोनों में से एक चुनना है। तो ये फर्स्ट ये, सेकंड ये, है ना, और दोनों आ जाता है तो अपन दोनों करके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हो गया, है ना, नासिक व्यंजन। अब 7 नंबर वह रह गया अपना, ये रह वाले में वह रह गया, वह वकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बहुत बार। वह वकार से बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, वह वकार से कहलाता है, और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठे, दंतोष्ठे, इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठे होता है। यानी इसको जब बोलते हैं कि वह बोलते हैं तो ये तो दांत अपने ऊपर वाले नीचे वाले होठ के टच हो जाते हैं, है ना, तो दांत और ओष्ठ दोनों काम में लिए जाते हैं इसके, दंतोष्ठे, है ना, दंत और प्लस ओष्ठ, ये दोनों काम में लिए जाते हैं, इसलिए वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठे हो जाएगा। वह वकार से उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंतोष्ठे, दंत और ओष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंठोष्ठे। कंठोष्ठे, कंठोष्ठे में क्या जाएगा, ए दे तो ए दईतो, यानी ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठे, कंठ और ओष्ठे। ए कंठ से बोल जाए, कंठ से ए, कंठोष्ठे, कंठोष्ठे नहीं है, कंठ तालु, ए दईतो, सॉरी ये कंठोष्ठे नहीं रहेगा, ए आई ओ औ, कंठ तालु, ये रहेगा कंठ तालु। यानी ए आई अपन क्या है, इसके दो जगह से उच्चारण स्थान है, कंठ से भी आएगा और तालु से भी जाएगा। इसको बोलेंगे तो अपने कंठ की, ये कंठ है, ये भी एक अवरुद्ध करेंगे, और जीभ है वो थोड़ी सी ऊपर घूम करके तालु से भी हवा को रोकेगी, दो जगह से। ए आई है, यूँ पूछा जाए कौन सा जो वर्ण है वो कंठ तालु से बोला जाता है, यानी दो उच्चारण स्थान हो गए, तो ए और आई, ए आई, देखो ए आई, ए आई, तो जीभ थोड़ी यूं मुड़ करके ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो ऊपर क्या तालु से टच हो जाती है ना, तो कंठ और तालु दो काम में आएंगे। अब नेक्स्ट रहेगा कंठोष्ठे, कंठोष्ठे में ओ दईतो, ये इसका संस्कृत के सूत्र हैं, हल्के हल्के काम में ले लें तो याद रह जाएंगे। ये ओ दईतो का मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ओ और औ, ये ओ और औ हैं, ये क्या हैं, कंठ और ओष्ठे से बोले जाते हैं। ओ देखो, ओ औ, ओ होठ काम में आ रहे हैं, ओ, और यहाँ पर कंपन हो रहा है, तो ये कंठ और होठ दोनों मिलकर के इनको उच्चारण का है निर्माण करते हैं और सहयोग करते हैं इसको बोलने में, तो हम क्या कहेंगे, ओ और औ है, ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठे। तो पूछ लिया जा सकता है कभी कभी कि कंठ तालु से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, ए आई है, और कंठोष्ठे, कंठ और ओष्ठ बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं, ओ और औ है ना, ये दो दो जगह से बोले जाते हैं। कंठे का नाम सुनते ही आप क ख ग घ के ऊपर भाग मत जाना, हाँ वो भी कंठे हैं। अब देखो प्रश्न यूं पूछ लिया जाएगा, निम्न में से कंठोष्ठे वर्ण है, कंठोष्ठे वर्ण है, तो कंठ को देख करके आप वो क ख ग घ के ऊपर मत चले जाना, वो केवल कंठ से ही बोले जाते हैं, है ना। पूछा क्या है इसने,
कंठ और ओष्ठे दोनों से, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ओ और औ के पास में जाना पड़ेगा। जैसे कंठोष्टे में यूं दे दिया कि कौन सा कंठोष्टे है, तो आपको सूत्र याद है, इचु ऐसाणाम कंठे। तो आप एक तो वो ले लेगा ई, शाना बहुत ज्यादा बनेगा, पेपर सेट रहा है वो भी, दिमाग है उसके पास में भी, ई। दूसरा करेगा कै, तीसरा करेगा ये, और चौथा करेगा, तीसरा करेगा वो ओ, चौथा करेगा वो सभी। अब देखो कमाल इसका, कंठोष्ठ है ना। अब बच्चा ने ओष्ठ वाला हल्का दिमाग से निकाल देगा, उसको कंठ कंठ याद रहेगा। हाँ यार, इचु ऐसाणाम कंठा, इचु ऐसाणा, सॉरी अकु है विसर्जनान कंठा होता है, वेट सॉरी है ना, अकु है विसर्जनान कंठा, यहाँ ए डालना है, ई नहीं है। अकु है विसर्जनाम कंठा, तो ए कंठ से हो गया, क वर्ग हो गया है ना, अकु है और ओ और सभी। तो उसको करना क्या था, कंठोष्टे वर्ण, तो कंठ का नाम देखते ही वो ए करके आ जाएगा। या फिर थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ए और क भी है, अब ये सभी तो नहीं करके आएगा, दो, प्रश्न क्या हो गया, डाउट में जाएगा, यार दो दे दिए, दो गोला काला कैसे करूं। लेकिन इसने पूछा क्या है, कंठोष्टे वर्ण पूछा है, जबकि कंठोष्टे वर्ण का आंसर बिल्कुल तैयार का पड़ा है, ये रहा कंठोष्टे वर्ण पूछा इसने, कंठोष्टे वर्ण। कंठ और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, तो ये तो ओ है, देखो ये रहा कंठोष्टे ओ है। वो सोचेगा यार ए भी कंठ शेर, कै भी कंठ शेर, ये ओ का समझ में आ नहीं रहा है, ये दोनों कंठ से बोले जा रहे हैं, उत्तर करो तो कौन सा करूं। हो सकता है ये भी कंठ से बोला जाता है, तो सभी करके आ जाएगा ज्यादातर, है ना। एक तो एग्जाम का फ्रेशर, फिर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पूछने वाले ने तो बिल्कुल सरल पूछा है, कोई उसने घुमा के नहीं पूछा है। कंठोष्ठे, ऐसा वर्ण जो कंठ और ओठ से बोला जाता है, वो कौन सा है, औ है। तो एक हल्का सा प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है। कंठ तालु है, कंठोष्टे है ना, तो कंठोष्टे, कंठ देखते ही सीधे ही अकु विसर्जनाम में मत घुस जाना, है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। एक ये है। अब कुछ विशेष तथ्य हैं इसके, जैसे कुछ विद्वान हैं वो कुछ जिहा मूलक वर्ण है वो और बताते हैं, जिहा मूलक, जिह्वा मूल वर्ण है ना। जिहा मूल वर्ण में है वो थोड़े से ऐसे यूं आते हैं, जैसे ये का है ना, क वर्ग है, और का है जिहा मूलक है, और ऐसे ही थोड़ा और चौड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। और एक आता है यहाँ विशेष में कि ये जो हैं अपने है और विसर्ग, इनके दो भाग बता दिए हैं कुछ विद्वानों ने, इनके अलग अलग। एक तो अपने कहाँ पढ़ के आए हैं, कंठ से पढ़ के आए हैं। कुछ विद्वान इसका भाग बताते हैं काकल। काकल देखा है अपन, आ करते हैं तो वहां आगे एक छोटी जीभ हो रहा है, घर का बोल रहे हैं ना, छोटी जीभ, एक आगे छोटी सी और कंठ को आगे है ना, छोटी सी जीभ है वो काकल। वो बहुत काम की चीज है टावर, वह अपनी ऐसी हुआ है, वो नहीं हो तो क्या हो, अपन आवाज निकलती नहीं है, वो ऐसी है, वो है इसलिए बोलते हैं अपन, तो वो काकल कहलाता है, काकल है ना। तो ये है और विसर्ग है वो कहाँ से बोले जाते हैं, काकल से भी बोले जाते हैं। लेकिन काकल और कंठ दोनों आ जाता है तो हम किसको चुनेंगे, पहले कंठे को ही चुनेंगे। इसमें काकल वर्ण है ये, लेकिन काकल और कंठ दोनों आ जाता है तो हम पहले किसको चुनेंगे, कंठ को ही चुनेंगे। कंठ, ये दोनों आगे कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, तो हम इसको प्रथम स्थान देंगे और इसको दूसरा स्थान देंगे, है ना। इस प्रकार से आपके वर्ण हैं वो पूरे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट में अपन एक भाग और बच गया है वो लेकर के आएंगे।